जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं इटली के एकीकरण के बारे में, जो कि बीए फोर्थ सेमेस्टर का वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस के रूप में इंक्लूडेड है। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने इटली के एकीकरण के बारे में जो भी मैंने पीपीटी तैयार की है, उसको मैं एक डायग्राम फॉर्म में मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ। डायग्राम फॉर्म में किसी भी चीज़ को अगर आप देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, अगर आप कोई भी बुक पढ़ के अगर उसको डायग्राम फॉर्म में बना लेते हैं तो आपको चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में आसानी होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई भी बुक पढ़ने से पहले आप ये सोचें कि इसे मुझे डायग्रामेटिक फॉर्म में ही लाना है, तो आप उसमें से पॉइंट खोजें और डायग्राम बना के उसको किसी एक टॉपिक के एक हेडिंग को उठाइए और उसका एक डायग्राम बना लीजिए, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं इटली का एकीकरण। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इंट्रोडक्शन, किसी भी चैप्टर में मुख्य मुख्य टॉपिक होते हैं, भूमिका क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, कारण क्या होते हैं, मुख्य टॉपिक रहता है, उसके परिणाम क्या आते हैं वो होता है। तो ऐसे ऐसे जो टॉपिक हैं उनको सब टॉपिक्स में डिवाइड कीजिए और उसका एक एक चार्ट बना लीजिए, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ये जो टॉपिक हैं, इटली का एकीकरण के प्रारंभिक असफल प्रयास भी हैं इसमें। फिर से मध्य इटली का एकीकरण, वो ये उत्तर इटली का एकीकरण, फिर से सिसिली और जो दक्षिण इटली का एकीकरण है, वो सारी चीज़ें। तो ये एक बुक के रूप में था, मैंने इसको चार्ट के रूप में लाया है, डायग्राम के रूप में लाया है, जो कि आपको समझने में आसानी होगी। वीडियो कैसा लगेगा आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकेंगे, ठीक है। आइए अब चलते हैं। चलने से पहले आपको इटली के जो मैप है, जो कि 1871 से पहले इटली था, कौन कौन से शासक वहाँ पे थे ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सेवाय और नीस, सेवाय वंश का ही शासन था। पिडमॉन्ट और सार्डिनिया, यहाँ पर भी सेवाय वंश का शासन था। लोम्बार्डी और वेनेसिया ये दोनों ऑस्ट्रिया के कब्जे में थे। यहाँ पे अब बात करें पार्मा, मेडोना और टस्कनी, तो इसमें मोडेना और टस्कनी तो हैप्सबर्ग के अंतर्गत आता है, लेकिन जो पार्मा है वो नेपोलियन तृतीय की जो पत्नी है मेरी लुईसा, उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे पोप का राज्य आता है पूरा, और ये जो है दोनों सिसली जो है, सिसलियों का राज्य है, एक है नेपल्स और एक सिसली, ठीक है। तो ये भौगोलिक चीज़ें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है कि कौन सा देश कहाँ पे है, कौन सा स्टेट कहाँ पे है। चलिए शुरू करते हैं। तो इटली के एकीकरण में मुख्य रूप से 5-6 बाधाएं आप देखेंगे अगर किताब आप पढ़ते हैं तो। सबसे पहला है विदेशी प्रभाव। वहाँ पे विदेशी जो राजा थे उन लोगों के आने के बाद से जो है इटली का एकीकरण जो है उसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसी की वजह से इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था, विदेशी प्रभाव की वजह से। क्योंकि जब लोग विदेशी रहेंगे तो वहाँ पे वो नहीं चाहेंगे कि पूरा जो है एक पूरे स्टेट मिलके एक देश का निर्माण हो जाए, ठीक है। दूसरा पोप का प्रभाव, पोप भी अपना प्रभाव तभी रख पाएंगे जब लोगों में एकता नहीं रहेगी, ठीक है। तीसरा मेटरनिक, मेटरनिक कौन है? ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री है ये, और ये चाहता है कि जो है हमेशा ये उदारवादी और जो राष्ट्रवादी चीज़ों से ये इसका कट्टर शत्रु था मेटरनिक, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी बाधा थी इटली के एकीकरण में। राष्ट्रीय एकता का अभाव, राष्ट्रीय एकता का अभाव, लोग आपस में ही लड़ते रहते थे, तो ये भी एक बाधा के रूप में दिखाई देती है यहाँ पे। विरोधी विचारधाराएं, कुछ लोग चाहते थे गणतंत्र हो जाए, कुछ लोग चाहते थे संवैधानिक राजतंत्र हो जाए, कुछ लोग चाहते थे संघवादी सरकार रहे। तो ऐसे करके जो एकीकरण में विचारधारा एकीकरण की जो प्रक्रिया थी उसमें भी विविध विचारधाराएं थी, ठीक है, अलग अलग विचारधारा थी। छठा है राजनीतिक विविधता। लोगों जो वहाँ पे पूरे इटली में शासक वर्ग थे वो अलग अलग वंश से आते थे, इसकी वजह से भी इटली का एकीकरण होना जो है उसमें बाधा उत्पन्न हो रहा था। अब एक एक पॉइंट को जो है हम अलग अलग चार्ट में देखें। जैसे विदेशी प्रभाव ये है, ठीक है। तो विदेशी प्रभाव में क्या है? सबसे पहला पिडमांट और सार्डिनिया, मैंने आपको बताया ये दोनों सेवाय वंश के अंतर्गत आते हैं। नीस और सेवाय भी इसी में आते हैं। दूसरा मोडेना और टस्कनी, हैप्सबर्ग शासन यहाँ पे शासन कर रहा है। नेपल सिसली में बुर्बो वंश शासन कर रहा है, नेपल सिसली जो कि नीचे का दक्षिण इटली का भाग है। रोम में पोप हैं, वेनेसिया और लोम्बार्डी में ऑस्ट्रिया का अधिकार क्षेत्र है, और यहाँ पे परमा में मेरी लुईसा है, ठीक है। तो ये जितने भी विदेशी शासक हैं जो कि अलग अलग देश से आके यहाँ पे शासन कर रहे हैं, तो वो तो चाहेंगे नहीं कि देश एक हो जाए, ठीक है। तो विदेशी प्रभाव एक जो है प्रमुख बाधा थी। हर एक टॉपिक आप ऐसे ही जो है चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। पोप का प्रभाव। पूरे यूरोप में आप देखेंगे तो पोप का बहुत व्यापक रूप से प्रभाव था।
पोप जो है वो इटली के रोम शहर में बैठता था और वहीं से अपनी सत्ता को चलाता था पोप, ठीक है। तो पूरा रोम जो है उसके कब्जे में, पूरा यूरोप पोप के कहने को मानता था, जबकि फ्रांस जो था वो बहुत ज़्यादा उसका समर्थक था, ठीक है। गैरीबाल्डी और मैजनी, ये दोनों नाम आपको आगे देखने को मिलेंगे, जो कि इटली के एकीकरण में सर्वोत्तम भूमिका निभाते हैं ये दोनों, ठीक है। तो आगे चल के 1848 ईस्वी में इन लोगों ने प्रयास किया कि जो पोप पायस नवम है उस समय तत्कालीन जो पोप है उसको हटाने की इन लोगों ने कोशिश की और पदस्थ किया, लेकिन जो नेपोलियन तृतीय था जो कि फ्रांस का शासक था, उसने उसको पोप को पुनः वहाँ पर स्थापित कर दिया और इन लोगों को मार कर डरा कर उसको पुनः वहाँ पर स्थापित कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मेटरनिक कौन है? राष्ट्रवाद और उदारवाद का कट्टर शत्रु है ये, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री है। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि ये पोप को समर्थन देता है। और चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं 1848 ईस्वी में इसका पतन हो जाता है। 1848 ईस्वी में इसका पतन होने के बाद यहीं से इटली के एकीकरण की जो बीज है वो बोई जाती है इटली में, और यहीं से एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है। असल में देखा जाए तो ये जो मेटरनिक था वो मुख्य रूप से शत्रु था। कहीं भी अगर देखता था कि एकता की कोई भी गुंजाइश है तो वहाँ पे तुरंत जाके उन लोगों को नष्ट कर देता था, ठीक है। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो बाधाएं हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बाधाएं बताई, विदेशी प्रभाव, पोप का प्रभाव, मेटरनिक, तो ये 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिया। विदेशी प्रभाव क्या क्या थे, पोप का प्रभाव क्या क्या था, और मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था उसके बारे में। अब बचाइए राष्ट्रीय एकता का अभाव, विरोधी विचारधाराएं और राजनीतिक विविधता, इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय एकता का अभाव आप देखेंगे तो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। अब किसी भी देश, किसी भी परिवार, किसी भी स्टेट का जब विकास तभी होगा जब आपसी लोगों में सहमति होगी। तो जब लोग आपस में ही लड़ेंगे तो बाहर तो लोग मजे लेंगे ही। तो वहाँ पे आपसी फूट है। मैं आपको बताऊं कि 1815 से 1850 ईस्वी तक वहाँ पे निरर्थक संघर्ष होते रहे, लोग आपस में ही लड़ते रहे। एक राजा दूसरे राजा से लड़ता था, इटली के ही राजा अपने आप में लड़ते थे। नेपोलियन जो है उसने कोशिश किया था कि लोगों को एकता के सूत्र में बांधा, भले ही वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उसने ऐसा किया, लेकिन फिर भी आप देखेंगे नेपोलियन ने 1815 तक तो चाहा कि इटली को एक दूसरे को मतलब बांध के रखें, उनकी एकता बनाए रखें। लेकिन फिर से भी जब वियना कॉन्फ्रेंस होता है उसमें छोटे छोटे स्टेट को मजबूत कर दिया जाता है, लेवल में ला दिया जाता है, ताकि जो है कोई उसको दबा के उस पर कब्जा ना कर सके। और जो बड़े स्टेट थे जैसे फ्रांस, इटली, ये सारे जो है बड़े बने रहते हैं, ठीक है। मेटरनिक का वाक्य, ये एकता के अभाव में मेटरनिक एक वाक्य कहता है कि जो इटली के शहर हैं वो अन्य शहरों से, इटली के प्रांत अन्य प्रांतों से, इटली का परिवार अन्य परिवारों से, और इटली का व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहते हैं, ठीक है। तो ये एक वाक्य मेटरनिक के वाक्य के रूप में आपके पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। इटली की मुख्य विचारधारा, पहला था गणतंत्रवादी विचारधारा जो कि मैजनी और उसके अनुयायी चाहते थे कि वहाँ पे वो हो। दूसरा है संघवादी जो कि पोप और जियोबार्डी ये दोनों चाहते थे। तीसरा है संवैधानिक राजतंत्र जो कि सेवाय वंश चाहता था। लेकिन ये तीनों विचारधाराएं जो हैं उसमें से एक विचारधारा उभर के सामने आती है, वो है सेवाय वंश की विचारधारा, संवैधानिक राजतंत्र। 1848 ईस्वी में जब मेटरनिक का पतन होता है तो सेवाय वंश का उदय होता है। यहाँ से सेवाय वंश में विक्टर इमैनुअल व काबूर का उदय। अब विक्टर इमैनुअल कौन है, तो सेवाय वंश में 1848 ईस्वी के बाद एक राजा बनता है जो कि 1849 में बनता है, इमैनुअल द्वितीय। पिडमांट का शासक रहता है। पिडमांट और सार्डिनिया एक दूसरे में मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये जो इमैनुअल द्वितीय था वो एक वीर सैनिक था और सच्चा देशभक्त था। जैसा राजा वैसा मंत्री। उसको एक ऐसा ही मंत्री मिल जाता है काउंट द कैबूर, ठीक है। काउंट द कैबूर मंत्री मिल जाता है जो कि कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी रहता है। आपको पता है अगर आप ऐसे चार्ट बनाते हैं तो हर एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट इस पॉइंट से, ये पॉइंट इस पॉइंट से, और ये पॉइंट इस पॉइंट से, हर एक पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और अगर आप पेपर पे इसको बनाते हैं तो आपके माइंड में तुरंत वो सारा पॉइंट आता जाता है। एक बार कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। तो इमैनुअल द्वितीय और जो उसका मंत्री है काबुल, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब विदेश नीति क्या थी, स्टार्टिंग यहीं से होती है। क्रीमिया का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध रूस और इंग्लैंड व फ्रांस के साथ होता है। इंग्लैंड और फ्रांस एक तरफ, रूस एक तरफ। क्यों होता है, क्रीमिया पर उत्तराधिकार के लिए। तो वहाँ पे कैबूर एक कूटनीति चाल चलता है और जाके इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता करता है, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस पहले से ही शक्तिशाली स्टेट हैं। और उन लोगों के साथ जब कैबूर जाता है युद्ध में तो जीत जाते हैं इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस जब जीतते हैं तो उसके बाद एक पेरिस सम्मेलन होता है, और पेरिस सम्मेलन में इटली को भाग लेने का मौका मिलता है। वहाँ पे वो जाता है पेरिस सम्मेलन में कैबूर,
और कैबूर वहाँ पे जाने के बाद अपनी समस्या रखने का उसको पहली बार मौका मिलता है और यहीं से कहा जाता है कि इटली के एकीकरण का यूरोपीकरण यहीं से होगा, मतलब यूरोप में सारी चीज़ें यहीं से फैलें कि इटली का भी एकीकरण होना चाहिए। तीसरा है प्लम्बियर समझौता। प्लम्बियर समझौता ये थोड़ा बड़ा है तो इसके लिए एक अलग चार्ट बना लीजिए। जो भी थोड़ा सा बड़ा लगे आपको 3-4 पॉइंट हो जाएंगे, उसके लिए एक अलग से चार्ट बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्डिनिया ऑस्ट्रिया युद्ध 1858 ईस्वी। 1858 में ईस्वी में क्या होता है, ये सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच एक युद्ध होता है। अब इसमें भी उत्तरी भाग का एकीकरण हो जाता है इसी युद्ध की वजह से ही। तो ये पहला चरण आप इसको मान सकते हैं, विदेश नीति की वजह से पहला चरण इटली के एकीकरण का पूर्ण होता है। अब दो चीज़ें आपके पास बची, एक प्लम्बियर समझौता और एक सार्डिनिया ऑस्ट्रिया युद्ध। इसके बारे में जान लेते हैं बढ़िया से। प्लम्बियर समझौता जो कि 1858 ईस्वी में होता है, कैबूर ने नेपोलियन तृतीय से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सहायता मांगी। नेपोलियन तृतीय कौन है, फ्रांस का राजा है उस समय। और कैबूर क्या करता है, जाता है उसके पास, कहता है कि आप मुझे ऑस्ट्रिया के युद्ध विरुद्ध जो है वो मुझे सहायता दीजिए। अब यहाँ पे ऑस्ट्रिया कैसे आ गया, तो मैंने आपको बताया कि जब पेरिस सम्मेलन में जाता है कैबूर तो वहाँ पे उसको भाग लेने का मौका मिलता है और वहाँ पे अपनी समस्या को रखता है कि ऑस्ट्रिया हमको बार बार परेशान कर रहा है, हमारे स्टेट में घुस के हमको परेशान किया जा रहा है, तो इसलिए हम ऑस्ट्रिया से युद्ध करना चाहते हैं। और ये जाता है नेपोलियन तृतीय के पास सहायता मांगने के लिए। तो अब नेपोलियन तृतीय वैसे तो सहायता करेगा नहीं, लेकिन नीस और सेवाय को फ्रांस को देने का वादा किया जाता है। किसके द्वारा, कैबूर के द्वारा। अब आप यहाँ पे चार्ट में देखिए, मैप में देखिए, ये जो स्टेट है वो है नीस और ये है सेवाय। ये दोनों स्टेट जो हैं फ्रांस के नज़दीक अर्थात उससे सटे हुए हैं। इसी की वजह से जो पिडमांट है, पिडमांट और सार्डिनिया एक ही स्टेट हैं, ठीक है। तो पिडमांट क्या करता है, वो फ्रांस से कहता है कि आप हमारा ये लोम्बार्डी और वेनेसिया जो कि ऑस्ट्रिया के अधिकार में है, इनसे लड़ने में हमारी मदद कीजिए और युद्ध जीतने के बाद हम आपको सेवाय और नीस दे देंगे। फ्रांस कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो युद्ध करने जाता है तो लोम्बार्डी तो जीत लेते हैं सब, लोम्बार्डी फ्रांस की सहायता से जीत लेते हैं सब पिडमांट वाले। लेकिन ज्यों ही वेनेसिया पर आक्रमण करने जाते हैं तो फ्रांस जो है पीछे हट जाता है, कहता हम सहायता ही नहीं करेंगे। क्यों कहता है ऐसा, क्योंकि उसको लगता है कि यदि मैं अपनी इन लोगों की सहायता कर देता हूँ तो मेरे ही बगल में, मेरे ही देश के बगल में एक उभरा हुआ देश जो कि बड़ा देश बन जाएगा और हमारे लिए खतरा बन सकता है आगे चल के। इसी की वजह से वो पीछे हट जाता है। अब पीछे हटने की स्थिति में जो कैबूर है वो बहुत ही क्रोधित होता है, लेकिन जो इमैनुअल द्वितीय है वो कूटनीति दिखाता है और फ्रांस से समझौता कर लेता है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे सार्डिनिया ने लोम्बार्डी पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। लेकिन वेनेसिया पर ज्यों ही अधिकार से पहले ही नेपोलियन तृतीय से ये सहायता से मना कर देता है, नेपोलियन तृतीय, ठीक है। वहीं पे 1859 ईस्वी में क्या होता है, वेला फ्रेंका की संधि होती है और उसके तुरंत बाद ही जो पिडमॉन्ट है वो ऑस्ट्रिया से भी संधि करता है, ज्यूरिख की संधि की, अब हम युद्ध नहीं करने वाले हैं, यहीं पे युद्ध समाप्त होती है, ठीक है। तो लोम्बार्डी अब कब्जे में आ गई है पिडमॉन्ट की, उसका विलय हो चुका है। ये था प्रथम चरण इटली के एकीकरण का। नेक्स्ट चलते हैं मध्य इटली का एकीकरण। मध्य इटली के एकीकरण में क्या होता है, अब चूंकि ये जो घटना है प्लम्बियर समझौता और फिर से जो ज्यूरिख की संधि हुई है, इससे लोगों में राष्ट्रीय भावनाएं प्रबल हो चुकी हैं मध्य इटली के लोगों में। और जो भावनाएं प्रबल हो चुकी हैं तो क्या करते हैं, सब जनता विद्रोह कर देती है और वहाँ के शासकों को निष्कासित कर देती है स्टेट से ही, कहती है अब हम खुद शासन करेंगे। 1860 ईस्वी में क्या होता है, जनमत संग्रह होता है वहाँ के लोगों में और वो मान जाते हैं कि हम सार्डिनिया में मिल जाएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं और सार्डिनिया भी जानता है कि आगे चल के इटली का एकीकरण तभी संभव है जब सार्डिनिया और पिडमांट दोनों मिलकर आगे आएँ और अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। तो सार्डिनिया में समावेशन की घोषणा हो जाती है 1860 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है कैबूर ने नेपोलियन तृतीय को नीस और सेवाय को प्रदेश के रूप में उसको दे दिया और मध्य इटली को मिलाने की अनुमति मांगी। मध्य इटली, अब आप कहेंगे कि उसको क्यों दे रहा है ये, तो चूँकि फ्रांस एक बहुत बड़ा स्टेट है और फ्रांस अगर कुछ भी गतिविधि देखेगा कि ये अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है पिडमॉन्ट, तो वो इस पर आक्रमण कर सकता है। और चूंकि ये अभी उतनी बड़ी शक्ति नहीं है पिडमॉन्ट और सार्डिनिया जो कि उसका सामना कर सके, इसी की वजह से क्या करता है, कैबूर ने नीस और सेवाय, मैंने आपको जो स्टेट दिखाए थे जो कि पश्चिम में थे फ्रांस से सटे हुए, उसको फ्रांस को दे देता है। और जो है मध्य इटली जो कि उसमें टस्कनी आएगा, फिर से आपका पार्मा आएगा, मोडेना आएगा, तो ये तीनों स्टेट को अपने में मिला लेता है और सेवाय और नीस को किसको दे देता है, फ्रांस को दे देता है, ठीक है। अब समझिए, तो प्रथम चरण बीत चुका, द्वितीय चरण बीत चुका, तृतीय चरण में क्या होता है। तृतीय चरण में सिसिली और नेपल्स की इटली में एकीकरण होता है, ठीक है।
तो फ्रांसीसी द्वितीय उस समय शासक है, निरंकुश शासक है वहाँ का, कहाँ का, नेपल्स और सिसिली का। वहाँ के राष्ट्रवादी जो हैं वो एक महान क्रांतिकारी नेता की खोज में है जो कि उनकी सहायता करे और उनके साथ उनको आज़ाद कराए, किससे, निरंकुश शासक फ्रांसीसी द्वितीय से। तो उनको एक शासक मिलता है गैरीबाल्डी, जो कि स्वतंत्रता का पुजारी था और ये लाल कुर्ती दल का संरक्षक था। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल कुर्ती दल का संरक्षक कौन था, तो गैरीबाल्डी था। गैरीबाल्डी क्या करता है, उनकी सहायता के लिए जाता है और 5 मई 1860 ईस्वी में 5 मई 1860 ईस्वी में सिसिली तथा सितंबर में नेपल्स पर अधिकार कर लेता है। तो एक कहानी के रूप में आप समझ सकते हैं कि फ्रांसिस द्वितीय वहाँ का राजा है, वहाँ के लोग परेशान हो गए हैं। परेशान होने की स्थिति में क्या है, देखिए फ्रांसिस द्वितीय वहाँ का राजा है, वहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं। परेशान होने की स्थिति में वह एक शासक की खोज में है, एक नेता के खोज में है जो कि उनको सहायता दे और उससे आज़ाद कराए। तो उनको मिलता है कौन, गैरीबाल्डी। अब गैरीबाल्डी से सहायता मांगते हैं, गैरीबाल्डी राजी हो जाता है और जाता है वो 5 मई 1860 ईस्वी में अपनी सेना के साथ सिसिली और नेपल्स को जीत लेता है मई और सितंबर तक। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जब आप एक चार्ट बना लेंगे, जब आप एक डायग्राम बना लेंगे तो आपके दिमाग में अगर ये फीड हो गया तो कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, एक बार दो बार रिवीजन करते रहेंगे, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब जब गैरीबाल्डी जीत लेता है सिसिली और नेपल्स को तो वह रोम पर भी आक्रमण करना चाहता है। रोम पर आक्रमण करने का मतलब क्या, रोम पर आक्रमण करने का मतलब पोप पर आक्रमण करना। और पोप को समर्थन कौन दे रहा है, वो दे रहे हैं कौन, मेटरनिक। तो मेटरनिक जो है जब पोप को समर्थन दे रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पे काबूर इससे चिंतित होगा। क्यों काबूर चिंतित होगा, क्योंकि अभी काबूर जो कि पिडमॉन्ट का मंत्री था उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो जाकर क्या करे, फ्रांस से लड़ाई करे, क्योंकि फ्रांस पोप को समर्थन दे रहा है। अगर पोप को कुछ भी हुआ तो फ्रांस युद्ध में उतरेगा और फ्रांस युद्ध में उतरा तो हार पक्की है। तो इसीलिए कैबूर चिंतित था, क्योंकि वो नेपोलियन द्वितीय से अभी उलझना नहीं चाहता था। अक्टूबर 1860 ईस्वी में क्या होता है, सिसिली और नेपल्स की जनता जनसंग्रह करके पिडमॉन्ट में विलय होने की घोषणा करती है। तो जब गैरीबाल्डी को पता चलता है कि वहाँ की जनता जो है उस पिडमॉन्ट में मिलना चाहती है तो गैरीबाल्डी भी मान जाता है। और जो कैबूर है वो इमैनुअल द्वितीय को भेजता है सिसिली जाकर और गैरीबाल्डी से मिलने के लिए भेजता है। गैरीबाल्डी क्या करता है, एकदम सहज भाव से क्या करता है, दोनों स्टेट को, सिसिली और नेपल्स को विक्टर इमैनुअल को दे देता है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को, और वहाँ से चला जाता है दूसरे देश में दूसरे युद्ध की तलाश में कि जहाँ पर भी स्वतंत्रता नहीं है वहाँ पे हम स्वतंत्रता के लिए युद्ध करेंगे। इसलिए उसको स्वतंत्रता का पुजारी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था। अब अंततः 17 मार्च 1861 ईस्वी को क्या होता है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो है वो संयुक्त इटली का सम्राट घोषित होता है। बात यहाँ पे समझिएगा, 1861 मैंने आपको कब बताया, 1871 ईस्वी में पूरे इटली का एकीकरण हुआ। लेकिन 1861 ईस्वी में क्या हुआ है, जो पोप को छोड़ दिया जाए और ऊपर वेनेसिया को छोड़ दिया जाए। देख लीजिए आप एक बार, ये पोप को छोड़ दें और ये वेनेसिया को छोड़ दें, इन दोनों को छोड़ के हर एक स्टेट जो है अब मिल चुका है। ये सिसिली मिल चुका है, ये तीनों स्टेट मिल चुके हैं, लोम्बार्डी मिल चुका है, पिडमॉन्ट और सेवाय तो पहले से ही हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, पोप का विलय और वेनेसिया का विलय अभी बाकी है। अब देखते हैं वेनेसिया पर कैसे अधिकार होता है। तो 1861 ईस्वी में कैबूर की मृत्यु हो जाती है। राजा कौन बन चुका है, 1861 में राजा बन चुका है इमैनुअल द्वितीय। इमैनुअल द्वितीय पूरे इटली का राजा बन चुका है, लेकिन 1861 में ही आगे चल के कैबूर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 5 साल बाद 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य युद्ध होता है। ऑस्ट्रिया और प्रसा, प्रसा कौन है, जर्मनी का एक स्टेट है जिसके अंतर्गत पूरे जर्मनी का एकीकरण होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य युद्ध होता है, सैडोवा का युद्ध। अब जब ऑस्ट्रिया इसमें ज्यों ही इन्वॉल्व होता है युद्ध में तो जो प्रसा होता है वो भी प्रसा का बिस्मार्क रहता है, कूटनीतिक चाल चलता है और बिस्मार्क ने इटली से सहायता मांग ली उसी समय। तो बिस्मार्क ने जब इटली से सहायता मांगी तो इटली ने बोला ठीक है हम सहायता करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उसके बदले में हमको क्या मिलेगा। तो इटली ने कहा, बिस्मार्क ने कहा तुम अपना वेनेसिया ले लेना। तो वेनेसिया के रूप में आप देखेंगे प्राग की संधि होती है और वहाँ पे इटली को वेनेसिया प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चूँकि युद्ध जीत लिया जाता है इसी के वजह से जो है वो वेनेसिया पर अधिकार हो जाता है इटली का। अब बचा कौन, रोम, जो कि पोप का क्षेत्र है। अब आइए उसके बारे में देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में ही सबसे बड़ी बाधा जो है आप देखेंगे तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया दोनों थे। तो जर्मनी के एकीकरण में क्या होता है, 1870 ईस्वी में प्रसा और फ्रांस का युद्ध होता है। प्रसा और फ्रांस का युद्ध होता है तो फ्रांस का जो राजा रहता है नेपोलियन तृतीय, वो अपनी सेनाएं जो है उसको रोम से बुलानी पड़ती हैं। रोम में कौन है, पोप हैं, और पोप की जगह जो है नेपोलियन की सेना वहाँ पे है, नेपोलियन तृतीय की। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है और नेपोलियन तृतीय दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो आप ये कन्फ्यूज मत होइएगा।
तो नेपोलियन बोनापार्ट 1815 से पहले था, और ये इस समय घटना कब की चल रही है, 1871 के पास की चल रही है। तो नेपोलियन तृतीय को रोम से अपनी सेनाएं बुलानी पड़ी, और नेपोलियन तृतीय ज्यों ही हारता है, वहाँ पे ज्यों ही हार का समाचार मिलता है, तो इटली वाले ने क्या किया, रोम पर तुरंत आक्रमण कर देते हैं। चूँकि सेना तो है नहीं रोम में, पूरी सेना चली गई है प्रसा और फ्रांस के युद्ध में, इसकी वजह से इटली वालों ने उस पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पे अधिकार कर लिया। तो आप देखेंगे कि पूरे इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इसमें मुख्य भूमिका किसकी है। तो मुख्य भूमिका मैं आपको अगर बताऊं तो वो है काउंट कैबूर की, गैरीबाल्डी की और मैजनी एक नाम आया। मैजनी कौन था, मैजनी एक कह सकते हैं तो दार्शनिक था, उसके दर्शन से ही जो है सारी चीज़ें एक चलती थी। तो जितने भी राष्ट्रवादी नेता आए वहाँ पे, तो उसके पीछे पीछे चले, ठीक है। तो मैजनी, काबूल और गैरीबाल्डी, ये तीन नाम आपको, तीन पर्सनालिटीज़ हैं, इनको आपको याद रखना है। और ऐसे आप चार्ट करके अगर आप हर एक चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप चीज़ें लंबे समय तक याद रख सकेंगे। एक बार कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।